14 अगस्त 2005 ग्रीस के कैपिटल एथेंस के आसमान पर एक अजीब और खौफनाक मेहमान मदला रहा था। जमीन से करीब 10,000 मीटर ऊपर एक पैसेंजर प्लेन बिल्कुल खामोशी से बिना किसी से रब्ता किए बस घूम रहा था। इसमें खौफ खाने वाली बात यह थी कि पिछले 2 घंटों से ये प्लेन किसी भी कंट्रोल टावर के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहा था। एथेंस की आबो हवा में खौफ फैल चुका था। क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक की तैयारी थी या फिर कोई हाईजैकिंग इवेंट? इसी डर की वजह से ग्रीक एयरफोर्स ने फौरन अपने फाइटर जेट्स इसके पीछे रवाना किए। जब फाइटर जेट्स प्लेन के करीब पहुंचे तो प्लेन के अंदर होश उड़ा देने वाला मंजर देखा गया। मालूम ये पड़ा कि प्लेन के अंदर बिल्कुल खामोशी थी, कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं। सारे पैसेंजर्स अपनी सीट पर बेजान बैठे थे और कॉकपिट में भी कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान F-16 की पायलट्स को प्लेन के कॉकपिट में एक शख्स दिखाई दिया जो बज़ाहिर पायलट नहीं दिखता था। वो कॉकपिट में इधर उधर घूम रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो या कुछ समझने की कोशिश कर रहा। अगले ही लम्हे प्लेन अचानक एक तरफ झुका और तेजी से जमीन की तरफ उतरने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद वो एथेंस के नॉर्थ में पहाड़ों से टकरा गया। इस हादसे में 121 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सब खत्म हो गए। पर आखिर ये सारा माजरा क्या था? प्लेन के अंदर कोई भी हरकत क्यों नहीं थी? पायलट्स और क्रू मेंबर्स किसी भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? और टेक ऑफ के बाद अंदर ऐसा क्या हुआ था जो बाद में एक खौफनाक हादसे की वजह बना? ये कहानी है हीलियोस फ्लाइट 522 की, जिसे गोस्ट प्लेन के नाम से भी याद किया जाता है। दिन 14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट पर 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हीलियोस फ्लाइट 522 में सवार हुए। उनकी मंजिल तो चेक रिपब्लिक का शहर प्राग थी, लेकिन रास्ते में उनको एथेंस में एक स्टॉप ओवर करना था। गर्मियों का मौसम था और ज्यादातर लोग साइप्रस से छुट्टियां मनाने निकले थे जो एथेंस में उतरने वाले थे। इस फ्लाइट के कैप्टन एक निहायत एक्सपीरियंस्ड शख्स थे। 59 इयर्स की एज में उनके पास 17,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर भी 51 इयर्स के थे और उन्होंने भी 7,500 घंटे हवा में गुजारे थे। आमतौर पर ऐसे हादसों में क्रू की एक्सपर्टाइज पर जोर दिया जाता है, लेकिन इस केस में कहानी कुछ अलग थी। ये दोनों पायलट्स पहले भी कई फ्लाइट्स में एक साथ थे और फर्स्ट ऑफिसर ने अक्सर अपने दोस्तों और घर वालों से कैप्टन के दबाव और सख्त रवैये की शिकायत भी की थी। एयरलाइन को भी इस मसले का पहले से इल्म था। सिर्फ यही नहीं, फर्स्ट ऑफिसर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड में भी ये बात सामने आई कि उन्हें चेकलिस्ट प्रोसीजर में परेशानी होती थी। ये एक ऐसी बात थी जो बाद में सबसे ज्यादा अहम साबित होने वाली थी। प्लेन एक 7 साल पुराना बोइंग 737-300 था। सुबह की ठंडी हवा में जहाज ने बिना किसी मसले के लार्नाका एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया। जैसे ही प्लेन 10,000 फीट से ऊपर गया, क्रू ने निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कैप्टन ने 34,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने की परमिशन मांगी, जो उनको मिल भी गई। मगर जैसे ही जहाज 12,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंचा, अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बजना शुरू हो गया। ये अलार्म वही था जो अक्सर टेक ऑफ से पहले जमीन पर बजा करता था जब जहाज की टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में कोई मसला हो। इसी वजह से दोनों पायलट्स हैरान थे कि वो इसे हवा में क्यों सुन रहे हैं। 90 सेकंड्स के बाद कैप्टन ने अपनी एयरलाइन के ऑपरेशन सेंटर से रब्ता किया और उन्हें टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वेंटिलेशन कूलिंग फैन की लाइट्स बंद है और मजीद पूछा कि इसके सर्किट ब्रेकर्स कहाँ मौजूद है। जमीन पर मौजूद इंजीनियर ने जवाब दिया कि वो लाइट्स तो वैसे भी बंद ही होनी चाहिए और वो सर्किट ब्रेकर कैप्टन की सीट के पीछे मौजूद है। इंजीनियर ने जब कैप्टन से मसले की तस्दीक करने को कहा तो कैप्टन ने कहा कि वो बंद नहीं है। पायलट का ये जवाब इंजीनियर को बिल्कुल समझ नहीं आया। इसी दौरान इंजीनियर को एक बात याद आ गई। फ्लाइट से पहले इसी इंजीनियर ने जहाज के प्रेशराइजेशन सिस्टम की जांच की थी, क्योंकि इस सिस्टम के कंट्रोल्स उन कंट्रोल्स के करीब ही थे जिनके बारे में कैप्टन उलझे हुए जवाब दे रहा था। इसी वजह से इंजीनियर ने कैप्टन से पूछा कि क्या प्रेशराइजेशन मोड ऑटो पर है या मैनुअल है।
لیکن کیپٹن نے اس کا جواب دینے کے بجائے دوبارہ وہی سوال دہرایا کہ سرکٹ بریکرز کہاں موجود ہے۔ اس گفتگو کے دوران پلین کے اندر پیسنجرز کے آکسیجن ماسک نیچے گر چکے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہیلیوس گراؤنڈ آپریشنز کا پلین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز 34,000 فیٹس پر پہنچ گیا اور اب اس سے رابطہ کرنے کی تمام کوششیں ناکام دکھ رہی تھی۔ اب ہیلیوس آپریشنز نے نیکوسیا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ فلائٹ 522 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے 5 منٹوں تک کنٹرولر نے جہاز سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کنٹرولر نے فلائٹ 522 کے قریب ایک دوسرے جہاز سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ وہ فلائٹ 522 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، پر یہ طریقہ بھی ناکام رہا۔ اسی دوران فلائٹ 522 اب گریک ایئر اسپیس میں بنا پرمیشن کے داخل ہو چکی تھی اور اس نے اپنا فلائٹ پلان جاری رکھا۔ نیکوسیا ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور نے فلائٹ 522 سے ایمرجنسی فریکوینسی پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے گریس پہ ایتھنز ATC سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا ان کا فلائٹ 522 سے رابطہ ہوا ہے یا نہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی ریڈیو کالز کا بھی جہاز سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب یہاں پر 2 پاسبلٹیز تھی، یا تو فلائٹ 522 میں کوئی ریڈیو ٹرانسمیشن کا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کالز سن تو پا رہی ہے لیکن ان کے جواب ٹرانسفر نہیں ہو رہے، یا پھر دونوں پائلٹس ہوسٹیج بنا لیے گئے ہیں۔ پہلی پاسبلٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے ایتھنز کنٹرول ٹاور نے جہاز کو نیچے اترنے کی پرمیشن دی تھی، پر فلائٹ 522 کی طرف سے نیچے اترنے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ 20 سے زیادہ مرتبہ کانٹیکٹ کرنے کے باوجود جب کوئی جواب نہیں آیا تو مجبوراً ایتھنز ATC نے گریک ایئر فورس سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو بتایا کہ فلائٹ 522 بنا پرمیشن کے ایئر اسپیس میں داخل ہوئی ہے اور میسیجز کا جواب بھی نہیں آ رہا۔ گریک ایئر فورس نے فوراً 2 F-16 جیٹس انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ اس وقت تک فلائٹ 522 آٹو پائلٹ پہ پرفیکٹلی اپنے فلائٹ پاتھ کو فالو کر رہی تھی۔ جس مقام پر اسے نیچے اترنا تھا وہ پوائنٹ آلریڈی 2 مرتبہ مس ہو چکا تھا، لیکن جہاز 34,000 فیٹس پہ ہی پرواز کر رہا تھا۔ صبح 7:37 AM پر فلائٹ 522 نے ایتھنز ایئرپورٹ کے اوپر ہولڈنگ پیٹرن بنا دیا۔ ہولڈنگ پیٹرن اس پیٹرن کو کہتے ہیں جس میں جہاز ایئرپورٹ کے اوپر ہی گول چکر کاٹ رہا ہوتا ہے اور پرمیشن ملتے ہی وہ لینڈنگ اپروچ بناتا ہے۔ جب وہ ہولڈنگ پیٹرن کے چھٹے راؤنڈ پر تھے اس وقت دونوں F-16s نے ان کو انٹرسیپٹ کر لیا۔ صبح کے ٹھیک 8:30 بج رہے تھے۔ 2 F-16 میں سے ایک پائلٹ نے کافی حیران کرنے والی رپورٹ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلائٹ 522 کی کاکپٹ میں کیپٹن کی سیٹ خالی پڑی ہے۔ انہوں نے پیسنجر کیبن کے اندر بھی دیکھا۔ دوسری سائڈ کی ونڈوز کی لائٹ میں ان کو کیبن صحیح طرح دکھ رہا تھا۔ وہاں پیسنجرز بالکل بے حرکت اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے جبکہ ان کے چہروں پر آکسیجن ماسک لگے تھے۔ جب جہاز ہولڈنگ پیٹرن کا 10واں راؤنڈ لگا رہا تھا F-16 پائلٹس میں سے ایک نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک شخص جس نے ہلکی نیلی شرٹ اور کالی ویسٹ پہنی تھی کاکپٹ میں داخل ہوا اور کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہیڈ فونز پہنے اور اپنے ہاتھ اپنے سامنے والے پینل پر رکھ دیے۔ پائلٹس نے کاکپٹ میں موجود شخص کو ہاتھ کا اشارہ کیا جس پر اس نے ہاتھ ہلا کر جواب بھی دیا، پر کچھ ہی لمحوں کے بعد جہاز کا لیفٹ انجن بند ہو گیا، جس کے بعد پلین تیزی سے لیفٹ کی طرف جھکا اور زمین کی طرف اترنے لگا۔ صبح 9 بجے سے تھوڑا پہلے جہاز مزید لیفٹ طرف مڑ گیا اور اس کے بعد اس کا رائٹ انجن بھی بند ہو گیا۔ تقریباً 4 منٹوں کے بعد وہ ایتھنز کے نارتھ ویسٹ میں پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے فوراً بعد انویسٹیگیٹرز کام پر لگ گئے۔ انہوں نے ملبے کا معائنہ کیا اور اس انجینئر سے بھی سوال جواب کیے جس نے حادثے سے پہلے پلین پر مینٹیننس کا کام کیا تھا۔ حادثے سے ایک رات پہلے اسی انجینئر نے جہاز پر پریشرائزیشن لیک ٹیسٹ کیا تھا۔ اس ٹیسٹ کے دوران اس نے اوور ہیڈ پینل پر موجود پریشرائزیشن موڈ کو آٹو سے ہٹا کر مینول پوزیشن میں رکھ دیا تھا۔
पर काम खत्म करने के बाद वो स्विच को वापस ऑटो पे रखना भूल गया। जहाज 34,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था और मैनुअल पोजीशन की वजह से उसके अंदर हवा का दबाव कम होना शुरू हो गया। कम प्रेशर में इंसानी दिमाग सिर्फ 10 मिनट तक काम कर सकता है और इस हालत को हाइपोक्सिया कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी। इसका सबसे पहला असर दिमाग पर होता है, जिससे कंफ्यूजन, सोचने की सलाहियत में कमी और आखिर में बेहोशी या मौत भी हो सकती है। दोनों पायलट्स को अपनी प्री फ्लाइट ड्यूटीज में इस स्विच को चेक करना था, लेकिन उन्होंने वार नहीं किया क्योंकि नॉर्मली वो स्विच ऑटो पोजीशन में ही होता है। उनके पास मसले को पहचानने के लिए 2 और मौके भी थे, टैक्सी से पहले और टेक ऑफ के बाद, लेकिन वो हर मौके को गवा बैठे। जब जहाज 12,000 फीट से भी ऊपर चला गया तो केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गया, लेकिन पायलट्स का ध्यान प्रेशराइजेशन सिस्टम के बजाय टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग की तरफ चला गया। इसी गलतफहमी में उन्होंने वो प्रोसीजर शुरू कर दिया जो अमूमन टेक ऑफ से पहले रनवे पर किया जाता है, और ऐसे वो असली मसले को पूरी तरह नजरअंदाज कर बैठे। इसी दौरान जहाज में ऑक्सीजन मास्क निकल आए और पास ऑक्सीऑन की लाइट जल पड़ी, लेकिन हाइपोक्सिया के शुरुआती असरात की वजह से शायद उन्होंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। यही वो वक्त था जब कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर बेहोश हो गए और 10 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने के बाद पैसेंजर्स और क्रू भी अपने होश खो बैठे। अब सवाल ये उठता है कि कॉकपिट में वो शख्स कौन था जो उनके बेहोश होने के 2 घंटे के बाद वहां पहुंचा था। तहकीकात से मालूम पड़ा कि वो फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोट्रामो था, जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था, लेकिन वो 737 उड़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। कॉर्पोरेट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि प्रोट्रामो ने इंजन फेल होने के बाद मेरे कॉल्स करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो गलती से ट्रांसमिट बटन दबाना भूल गया। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने ये तहकीक की कि उसकी फ्लाइंग एक्सपर्टीज इतनी नहीं थी कि वो एक बोइंग 737 को कंट्रोल कर सके, वो भी जब फ्यूल खत्म होने की वजह से इंजन फेल हो गए हो। और अगर वो किसी तरह जहाज को लैंड करवा भी लेता, फिर भी पैसेंजर्स और क्रू का जिंदा बचना नामुमकिन था, क्योंकि इतनी देर तक हाइपोक्सिया दिमाग में इरिवर्सिबल डैमेजेस पैदा कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहाज के मलबे में से 4 में से 3 पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस्तेमाल शुदा हालत में मिले। इससे ये साबित हुआ कि प्रोट्रामो और शायद 2 और केबिन क्रू मेंबर्स ने इन सिलेंडर्स को इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो बाकी मुसाफिरों और पायलट्स के मुकाबले में ज्यादा देर तक होश में रहे। हीलियोस फ्लाइट 522 के हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सीखा और कई नई SOPs भी बनाई गई, जिनमें बोइंग को पायलट्स की ट्रेनिंग में इजाफा करने और वार्निंग्स के फर्क को समझने की हिदायत दी गई। इन SOPs को लागू करने के बाद हीलियोस फ्लाइट 522 जैसा हादसा आज तक दोबारा नहीं हुआ। उम्मीद है इस वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों की प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।